तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी नॉर्मली उसी के ऊपर होता है। लेकिन ये जो रेस इप्सा लॉक्यूटर है, ठीक है, ये एक्सेप्शन जैसा है कि इसमें क्या होता है कि जो लाइबिलिटी, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ के ऊपर ना हो के किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, डिफेंडेंट के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको दिमाग में आप थोड़ा सा बैठा लो कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लाइबिलिटी जो है वो बस चेंज होती है, ठीक है, नॉर्मल, और ये प्रिज्यूम करके चलता है कोर्ट कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, वो सामने वाले मतलब डिफेंडेंट की गलती से ही हुआ है, ऐसे करके। तो ये जो मैक्सिम अप्लाई होगा तो उसके लिए जो कंडीशंस है वो यही है कि नॉर्मली कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि सामने वाले की गलती रही होगी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जनरल रूल जो है लाइबिलिटी का, ठीक है, वो उसको मतलब ये एज ए एक्सेप्शन जैसा है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं कि लीगल मैक्सिम है रेस इप्सा लॉक्यूटर, मीनिंग द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, हिंदी में बोलेंगे स्वयं प्रमाण। ठीक है, तो देयर आर सम केसेस इन विच द इंसिडेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ अबाउट द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट, सो इट इज द सफिशिएंट for the plaintiff to prove the accident and nothing more. The maxim applies where the plaintiff has to prove the negligence of the part of the defendant. ठीक, नॉर्मली क्या है कि प्लेंटिफ को ही प्रूफ करना होता है, लेकिन इस कंडीशन में केवल प्लेंटिफ को यह प्रूफ करना होता है कि केवल एक्सीडेंट जो है वो हुआ है। ठीक है, अब वहां पे जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर ये लाइबिलिटी चल देती है कि वो ये प्रूफ करेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसके नेग्लिजियंस के कारण नहीं हुआ है। ठीक है, तो द जनरल रूल इज दैट द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव द नेग्लिजियंस। इन सम केसेस द प्लेंटिफ कैन प्रूव द एक्सीडेंट, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव हाउ इट हैपेंड। This hardship on the plaintiff is avoided by applying the maxim res ipsa loquitur. It means that once this maxim is applied, it is for the defendant to prove that the incident did not occur due to the negligence. However, the defendant can escape from liability by disproving negligence on this part. तो अगर डिफेंडेंट है वो ये प्रूफ कर देता है कि उसके नेग्लिजियंस मतलब नेग्लिजियंस नहीं था, तो वहां से वो क्या हो सकता है, बरी हो सकता है। It is to be noted that this maxim is not a rule of law. ये जो चीज है वो ध्यान में रखिएगा कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस, एविडेंस का रूल है। It is a rule which gives benefit to the plaintiff by not requiring him to prove negligence. केस ब्रायन वर्सेस बोडले का केस है 1863 का। फैक्ट्स ऑफ द केस, द प्लेंटिफ वाज अ पासर बाय इन द स्ट्रीट इन विच डिफेंडेंट वाज मेंटेनिंग अ वेयर हाउस। On the day of incident, when the plaintiff was passing through the street, a barrel of flour rolled from the doors of the warehouse and fell on the plaintiff. The plaintiff received injuries. The plaintiff sued the defendant for damages. Principle of law, in some cases, more particularly in the case of accident, the incident themselves speak about the proof of negligence. In such case, if the defendant fails to give proper explanation, it will be presumed that the incident occurred due to the negligence of the defendant. Decision देखें, the House of the Lords held that the things at the place of incident, that is the floor and barrel in the street and the floor on the body of the injured themselves speaks to the facts of the incident that the liability of defendant. The defendant was directed to pay compensation to the plaintiff.
ठीक है, मतलब यहां जो समझने वाली बात है वो क्या है कि जो प्लेंटिफ है उसको नॉर्मली बस ये प्रूफ करना होता है कि जो इंसिडेंट है वो हुआ है, जो एक्सीडेंट है वो हुआ है, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके ऊपर, अगर ये मैक्सिम अप्लाई होता है तो वो ट्रांसफर हो जाता है डिफेंडेंट के ऊपर, और उस डिफेंडेंट को ये प्रूफ करना होता है कि जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है वो उसके नेग्लिजियंस के कारण नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें थी कि उसको टेक केयर करना चाहिए था, उसने क्या किया कि वो ड्यूटी जो है वो ढंग से नहीं की, इसके कारण वो लाइबल हुआ था इस केस में। सेकेंड केस देखें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस दिल्ली वर्सेस शुभांगवती का केस, 1966 का केस है। ये केस जो है वो फेमस केस क्लॉक टावर कोलैप्स केस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट्स देखें, फैक्ट्स ऑफ है ना, फैक्ट्स ऑफ द केस, अ क्लॉक टावर विच बिलोंग टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली was situated in the main bazaar of the Chandni Chowk. It was under the control of Delhi Corporation. A number of persons died due to the collapse of the that tower. The normal life of the person of the structure could be 40 to 45. ठीक है, ये 40 to 45 years के लिए था, but it was 80 years old. One, after its normal lifetime, Delhi Corporation did not take proper steps not to cause injury to the passerby. The court held that the collapse of the tower itself is speak about the negligence of the municipal corporation. Hence, the defendants were held liable since they could not prove the absence of negligence on their part. नेक्स्ट केस देखें, आज्ञा कौर वर्सेस पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, 1980. Facts of the case, a bus coming on the wrong side dashed a rickshaw. After hitting the rickshaw, it also hit an electric pole. Decision, the court held that the above facts are speaking themselves about the high speed of the bus. The inference was drawn that the driver of the bus was negligent and held liable. Next, Kanu Ravathar versus Kerala State Road Transport Corporation, 1975. A person was standing at the backside of a bus at a bus stand. He was knocked down by the bus when it was being reversed. The maxim res ipsa loquitur was applied and the respondents were held liable for not taking care and causation by the driver and the conductor. अब देखें not application of this maxim, ध्यान देना, the maxim is not applicable where the accident is capable for two explanations. In such cases, a presumption under this maxim cannot arise. ठीक है, तो जहां पे दो एक्सप्लेनेशन आते हैं, ठीक है, वहां पे आप ये जो मैक्सिम है उसको अप्लाई नहीं कर सकते, या ये जो मैक्सिम होता है वो अप्लाई नहीं होता है। लास्ट केस देखें, द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रमेश, 2005 का केस। द पिटिशनर वाज इंजर्ड बाय अ बुलेट while sitting in his house when a police sub-inspector opened fire for his service revolver to control a violent mob outside the petitioner's house. The defendant gave no evidence to show that the conduct of such sub-inspector is firing was warranted by the circumstances done. The court applied the doctrine of res ipsa loquitur and held that sub-inspector was liable to pay compensation to the petitioner. ठीक है, क्योंकि उसने जब फायरिंग ओपन की थी तो वार्न नहीं किया था सामने वाले को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो उसके ऊपर बनती है। इन सभी केसेस में आप देखो
कि जो प्लेंटिफ होता है उसको केवल ये प्रूव करना होता है कि एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो है वो हुआ है, ठीक है। और बाकी जो नेग्लिजियंस नहीं था, ठीक है, जैसे मतलब जो डिफेंडेंट होता है उसको बस ये प्रूफ करना होता है कि नेग्लिजियंस यहाँ पे नहीं था, और अगर वो प्रूफ कर देता है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं जाती है, और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता है तो लाइबिलिटी जो है उसके ऊपर आती है, ठीक है। तो कुछ जैसे कंटेंट अगर आपको कम पड़ता है तो देखें, नेग्लिजियंस जो है समझ लेते हैं पहले नेग्लिजियंस को। तो नेग्लिजियंस एज अ टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर विच रिजल्ट्स इन डैमेज undesired by the defendant to the plaintiff. It has been considered as an independent tort. The essentials are: there must be a legal duty to take care on the part of the defendant towards the plaintiff. And second is, the defendant must have breached the duty. And third is, the plaintiff must have suffered damage in consequences of the breach. Legal duty to take care. फेमस केस डोनोक वर्सेस स्टीवेंसन का केस, ठीक है। रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेल्जियम बीवी, एंड माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये डोनोक वर्सेस स्टीवेंसन का केस तो सभी जानते होंगे ना, क्लियर है ये वाला केस? हम्म, ठीक है।